दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक फेमस आयरिश पोएट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लाइफ को डिस्कस करेंगे। इनको बर्नार्ड शॉ भी कहा जाता है। फेमस इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इन्होंने कॉइन आउट की थी, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट प्लेस जो इन्होंने स्टार्टिंग करियर में लिखे, फिर इतने सारे प्लेस जो लिखे थे, एक लार्ज क्वांटिटी में प्लेस जो लिखे थे, उन सबको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में। ये एक मॉडर्न प्लेराइट थे जिनका जन्म हुआ था पोर्टोबेलो नाम की जगह पर, जो कि आयरलैंड के डबलिन में है 26 जुलाई 1856 में। प्लेराइट होने के साथ साथ ये एक क्रिटिक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। वैसे तो इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 60 से ज़्यादा प्लेज लिखे, लेकिन उन प्लेज में से कुछ सबसे पॉपुलर प्लेज हैं डॉक्टर्स डिलेमा, मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन, सेंट जॉन, आर्म्स एंड द मैन, ऐसे ही बहुत सारे प्लेज। 1925 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। चलिए इनकी लाइफ शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। देखो, इनका जन्म हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली में और ये अकेले बेटे थे, 3 बहनों के एक अकेले भाई। इनके फादर का नाम था जॉर्ज कैट शॉ और माँ का नाम था लुसिंडा एलिजाबेथ शॉ। इनके फादर जॉर्ज कैट शॉ एक अल्कोहलिक आदमी थे और अपनी फैमिली में सबसे कम सक्सेसफुल इंसान। रिश्तेदारों की हेल्प से उस आदमी को सिविल सर्विसेज में एक नौकरी तो मिल गई, बाद में पेंशन भी शुरू हो गई और एक कॉर्न ट्रेडर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उस आदमी के अल्कोहलिक होने की वजह से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की माँ बेसी अपने पति से नफरत करती थी, मतलब गुस्सा सा आने लगा। उस टाइम पर डबलिन में एक म्यूजिक ग्रुप था और उस म्यूजिक ग्रुप का हेड था जॉर्ज जॉन ली। और बर्नार्ड शॉ के जन्म के टाइम पर इनकी मदर की दोस्ती अच्छी खासी थी उस आदमी से। बर्नार्ड शॉ ने अपनी पूरी जिंदगी एक जुनून बनाए रखा अपने दिमाग में कि वही आदमी इसका बायोलॉजिकल फादर है। स्टार्टिंग में तो इसकी माँ इसको खूब अफेक्शन दिखाती थी, लेकिन बाद में एक रूखापन सा आ गया था स्वभाव के अंदर। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, म्यूजिक में इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया। बर्नार्ड शॉ का अक्सर इनके घर में म्यूजिक बजाने वालों का ग्रुप बैठा रहता था। बर्नार्ड शॉ बचपन से एक शाय और सेंसिटिव लड़के थे। उन्होंने काफ़ी सारे स्कूल्स चेंज किए, स्कूल्स उन्हें अच्छे ही नहीं लगते थे सही बताऊं तो। बाद में 1871 में इन्होंने डबलिन फर्म में जूनियर क्लर्क का काम किया और उसके लिए अपना स्कूल छोड़ दिया था। वहाँ पर इन्होंने बहुत मेहनत की, हेड कैशियर भी बन गए थे। इनको तब तक जॉर्ज शॉ के नाम से जाना जाता था। बाद में इन्होंने अपने नाम से जॉर्ज हटा दिया था और खुद को सिर्फ बर्नार्ड शॉ कहलाना पसंद करते थे। इसके बाद ये अपनी बहन की डेथ के बाद में डबलिन से इंग्लैंड आए थे। लंदन आने के बाद में इनको काम करने की बहुत ज़रूरत पड़ी। उस टाइम पर ये स्केचिंग वाला काम जो था इतना सक्सेसफुल नहीं था, तो इन्होंने उस चीज़ को अपना करियर ना बनाने का ही फैसला किया। लेकिन कमाई के लिए कुछ चाहिए था। उस टाइम पर राइटिंग बहुत चल रही थी, तो उस टाइम पर जो ली थे जिनको इन्होंने अपना बायोलॉजिकल फादर माना था, उनकी मदद से इनको एक वीकली सटायरिकल चलता था द हॉर्नेट नाम का, उसके अंदर गोस्ट राइटिंग का काम मिला म्यूजिकल कॉलम के अंदर। हालांकि इनकी मदर के ली के साथ में बाद में कॉन्टैक्ट इतने रहे नहीं, लेकिन इन्होंने बना के रखे। बाद में बहुत सारी ऑफिस जॉब्स की और जॉब्स की। देखो, पढ़ने लिखने में इनका इंटरेस्ट जो जागा था ना, वो मौका मिला था इनको ब्रिटिश म्यूजियम रीडिंग रूम में काम करके। वहाँ पर ये पढ़ते रहते थे और ये थिएटर लिखने में सबसे पहला जो इन्होंने ट्राई किया था वो 1878 में शुरू किया था। एक रिलीजियस थीम पर सटायरिकल पीस दिखा था ब्लैंक वर्स में, जो इन्होंने अधूरा छोड़ दिया था। बाद में इन्होंने जो कंप्लीट नोवेल लिखी थी वो इमेच्योरिटी नाम की नोवेल लिखी थी 1879 में। लेकिन 1930 तक इसको पब्लिश इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उस टाइम पर पब्लिशर्स के लिए बहुत ही सीरियस टॉपिक था। ये वो टाइम था जब ये सीख रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने फैसला कर लिया कि राइटिंग को एज अ करियर ये परस्यू करेंगे। स्टार्टिंग के जो इन्होंने ट्राई मारे थे वो नोवेल्स के अंदर ही मारे थे। 1880 में इनकी नोवेल आती है द इररेशनल नॉट और लव अमंग द आर्टिस्ट, 1881 की नोवेल। प्रॉब्लम ये थी कि पब्लिशर नहीं था, पब्लिशर कोई छापने को तैयार नहीं था, इसलिए बाद में इनको सीरियल से पब्लिश करवाया गया। इन्होंने 1880 में ही जेटेटिकल सोसाइटी में जाना शुरू कर दिया, वहाँ पर इन्होंने सीखना शुरू किया। फिर 1884 में इनकी मुलाकात होती है विलियम आर्चर से। जब इन्होंने ड्रामाज लिखना शुरू कर दिया था, तो उस टाइम पर विलियम आर्चर ने इनको कोलैबोरेशन के लिए कहा कि मेरे पास एक प्लॉट है, तुम डायलॉग्स लिखो। देखो, आर्चर के साथ में जो इनके कनेक्शंस थे वो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ आने वाले करियर में। इसी दौरान इनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जाग गया था, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, ऐसी चीज़ों में। एक इकोनॉमिस्ट थे हेनरी जॉर्ज, उनकी एक बुक इन्होंने पढ़ी, प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी। उसके बाद इकोनॉमी में भी इनका इंटरेस्ट जाग गया। सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन की मीटिंग्स में जाने लगे।
बाद में कार्ल मार्क्स को पढ़ना शुरू किया, दास कैपिटल को पढ़ने में टाइम बिताया। 1880s में ही इतना सब कुछ होने के बाद में, पॉलिटिक्स पढ़ने के बाद में, इन सारे लोगों से मिलने के बाद में, इन्होंने एज ए राइटर अपना करियर शुरू कर दिया। साथ ही साथ ये एक क्रिटिक भी बन गए। 2 नोवेल्स भी पब्लिश करवाए लेकिन कॉमर्शियली सक्सेसफुल नहीं रहे। स्ट्रगल काफ़ी लंबा चला। तो एज ए नोवेलिस्ट अगर हम इनको पढ़ें तो ये इतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे। लेकिन 1890s के टाइम तक इन्होंने ड्रामाज लिखना जारी रखा। 1893 में फिलैंडरर को लिखा। मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन 1893 में ही लिखा था। 5 साल बाद में जाकर इसको परफॉर्म करवाया था। लेकिन इनको सबसे पहली कमर्शियल सक्सेस मिली थी आर्म्स एंड द मैन से, जो 1894 में आया था। देखो ये नाटक सक्सेसफुल तो हो गया था, लेकिन क्रिटिक्स ने इस पर हमला करना शुरू कर दिया कि ये तो देशभक्ति का मजाक उड़ाने वाली बात हो गई, पेट्रियोटिज्म का मजाक उड़ा रहे हो और बहुत लंबा नाटक लिखा है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि W.S. गिलबर्ट के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की है बहुत ही चालाकी से। तो ये एलिगेशंस उन पर लगे। अब क्रिटिक्स चाहे कुछ भी बोले, लोग इसको देखना पसंद कर रहे थे। इनकी खूब कमाई हुई, जिसके बाद अब इनको ऑड जॉब्स करने की ज़रूरत नहीं थी, आराम से इस पैसे को एंजॉय कर सकते थे। बाद में इन्होंने कैंडिडा भी लिखा, द मैन ऑफ डेस्टिनी, द डेविल्स डिसिपल, ऐसे बहुत सारे नाटक लिखे। ये डेविल्स डिसिपल एक ऐसा नाटक था जिससे इनको रॉयल्टी भी मिली और साथ ही साथ एक राइटर के रूप में पहचान भी मिली। देखो अब मैं इनके वर्क्स की लिस्ट बताता हूँ जो आपको सिस्टमेटिकली जानना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में जो 3 फुल लेंथ प्लेज लिखे थे ना, जो सोशल इश्यूज़ के साथ में डील करते थे, उनको अनप्लेजेंट प्लेज की लिस्ट में इन्होंने रखा है। बाद में फर्स्ट प्ले था विडोवर्स हाउसेस, फिलैंडरर्स और मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन। एक चीज़ आप नोट कर लो, न्यू वुमेन। ये न्यू वुमेन एक फेमिनिस्ट आइडियल थी, उस टाइम का कॉन्सेप्ट था बड़ा पॉपुलर, जिस कॉन्सेप्ट को इन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने इन्हीं प्लेज में यूज़ किया था। सारा ग्रैंड जो थी उस टाइम की इंग्लिश फेमिनिस्ट राइटर थी, उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था और पॉपुलर किया था। नो डाउट इन तीनों में मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन जो प्ले था ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। फिर इसके बाद के 3 प्लेज, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा और यू नेवर कैन टेल, इन तीनों को प्लेजेंट प्लेज की कैटेगरीज में रखा गया है। फिर इसके बाद आते हैं 3 प्यूरिटन प्लेज। पहला तो डेविल्स डेसिपल, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, सीजर एंड क्लियोपेट्रा और कैप्टन ब्रास बाउंड्स कन्वर्जन। तो इस तरीके से आप इनके 1890s के सारे वर्क्स को, मतलब 9 वर्क्स जो इन्होंने इंपॉर्टेंटली लिखे थे, उन सबको डिवाइड कर सकते हो। फिर इसके बाद 1900 से 1909 तक के वर्क्स। देखो इस टाइम पर इन्होंने सोशल, पॉलिटिकल और एथिकल इश्यूज पर ज्यादा काम करना शुरू किया। इनका फेमस वर्क है 1902 का मैन एंड सुपरमैन। सबसे ज्यादा फेमस वर्क है दोस्तों, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में ये ऐड किया जाता है। जॉन बुल्स अदर आइलैंड, मेजर बारबरा, डॉक्टर्स डिलेमा, गेटिंग मैरिड और मिसलाइंस, ये इंपॉर्टेंट प्लेस थे 1900 से 1909 तक के फुल लेंथ प्लेस। फिर इसके बाद 1910 से लेकर 1919 तक के टाइम पर, इस डेकेड के अंदर यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, शॉ ने 4 इंपॉर्टेंट फुल लेंथ प्लेज लिखे, जैसे फैनीज फर्स्ट प्ले, दूसरा एंड्रिकल्स एंड द लायन। फिर इसके बाद में जो 2 प्लेज थे, एक तो पिग्मेलियन और दूसरा हार्ट ब्रेक हाउस, इन दोनों को कंटिन्यूअसली स्टेज पर परफॉर्म करवाया जाने लगा। फिर 1920 से लेकर 1950 तक जो इन्होंने प्लेज लिखे, उनके अंदर फेमस थे सेंट जॉन, द एप्पल कार्ट, टू ट्रू टू बी गुड, ऑन द रॉक्स, जिनेवा। तो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर मिली होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाया इस वीडियो में। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।